पार्सिंग नहीं आ रही, फिर पार्सिंग को नहीं किया था। क्या पार्सिंग? पार्सिंग गांव में, आज मैं गांव ही गया था, काम था, पता नहीं एक आध दिन में ज्वाइन करेगा बूढ़े उसका। हाय ब्रो। हाय मनीष। हाँ वो भाई, हाय अभिषेक। हाय। हाय मनीष। हाय आर्यन। अभी वो बंदा बच्चा था वो विवेक, वो भी नहीं दिख रहा। अरे अभी ज्वाइन किया था, वो चला गया एकदम, क्या पता नहीं, मुझको लगा होगा उसने कि प्रदीप तो ज्वाइन नहीं किए। उसने कहा प्रदीप सर नहीं है हमारे, गायब हो लेते हैं इधर से। वही तो। और फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं एडमिट प्रदीप कर देता हूँ। सर। प्रदीप आ गया, विवेक भी आ गया। आई थिंक एवरीवन इज हियर। दैट्स नाइस। पार्सिंग नहीं आना चालू करेंगे कि लैपटॉप आएगा तभी आएंगे वो? लैपटॉप ले लिया उनने, पता नहीं गांव में आलू खुद रहे हैं आज। मैं भी दिन भर गांव ही था आज, इधर गया था कुछ काम से। बैंक गया था, स्कूल का वो खुलवाना था खाता, फिर गांव चला गया। देखो अब आई थिंक वो वापस पहुंच जाएगा तब कंटिन्यू कर पाएगा, गांव से नहीं कर पाएगा, 2 4 दिन में करेगा वो। सो स्टार्ट करें। यस। सो आज हम डिस्कस करेंगे ना, सो मेनली अबाउट हीप एंड स्टैक, ठीक है। ओके। सो हीप में क्या होता है और स्टैक में क्या होता है, स्टैक में कौन सा हमारा डेटा जाता है, ठीक है। तो हम एक सैंपल क्लास है, पब्लिक क्लास डेमो, इसके अंदर एक मेथड है, फिर मेन मेथड है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम जेबी में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है यहाँ से, राइट। तो जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे ना एक स्टैक बना, इसका वो स्टैक ये स्टैक मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होता है, आपके प्रिमिटिव वेरिएबल, टेम्प वेरिएबल, ठीक है, रेफरेंसेस ऑफ हीप, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाली चीज जो है हमारी स्टैक में जाएगी। जैसे ये एक मेथड है, ये एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मेन मेथड का फ्रेम बनेगा, ठीक है। ये स्टैक मेमोरी है हमारी। तो इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होगा कि इसके अंदर, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा हीप के अंदर, ठीक है। तो हीप बेसिकली आपके जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह रखे जाएंगे वो हीप के अंदर रखे जाएंगे। जो भी रेफरेंस प्रिमिटिव वैल्यूज होंगी वो सारे इस स्टैक के अंदर जाएंगे। जो भी मेथड एग्जीक्यूट होता है वो एक फ्रेम बनाता है, वो स्टैक के अंदर जाएगा, राइट। तो स्टैक के अंदर क्या होता है कि टेम्परेरी मेमोरी है ना, आपका मेथड स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, राइट। यस। एंड ये सारा जो चीजें हो रही है एक रैम के अंदर हो रही है, एक तरह से ये एक तरह ये हमारी रैम है, राइट। तो हीप के अंदर ऑब्जेक्ट जाएंगे और स्टैक के अंदर हमारा रेफरेंस वगैरह जाएंगे। तो इसके अंदर मैं बोलूँ तो देखो ये वाली जो चीज है ये जाएगी, जो हाईलाइटेड है ये जाएगी हमारी स्टैक के अंदर, ठीक है। मेन अपना एक फ्रेम बनाएगा। तो मेन जब अपना एक फ्रेम बनाएगा तो इसके अंदर वो क्या रखेगा, ये रखेगा इंट रिजल्ट। यदि मैंने डेमो ऐड नंबर कर रखा है, यदि इसको इंट रिजल्ट समथिंग मैंने 10 दिया होता तो ये भी मेरा किसके अंदर जाता है, इसके अंदर ही जाता है, राइट। यस। हाँ। और जब इसने बोला कि ऐड नंबर, अब ऐड नंबर इज अ डिफरेंट मेथड, तो ये एक और इसके अंदर एक और बना देगा, एक और फ्रेम बना देगा। तो अब इस फ्रेम के अंदर देखो, यदि ये सारी चीजें हो रही हैं
तो ये सारी की चीजें जो स्टोर होंगी ये इसके अंदर होंगी, इसको जो मेमोरी मिलेगी स्टैक के अंदर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी क्लास है, यदि क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बना होता विदाउट स्टैक विदाउट फाइनल कीवर्ड, तो वो सारे के सारे मेरे जब इनिशियलाइज होते जब मेरा ऑब्जेक्ट बनता, राइट। क्यों बनता? क्योंकि जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट से बाइंड होते हैं, ना कि क्लास से वेरिएबल क्लास से डिफाइन होते हैं, राइट। तो ये इसके अंदर जाएंगे। तो स्टैक तो मैं हम एक तरह से बोल सकते हैं कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हैं वो हम देखो, कल हमने पढ़ा मेथड एरिया, वो एक तरह से मेटा डेटा रखता है। मेटा डेटा में हो गया कि जो क्लास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, फाइनल वेरिएबल्स हैं, वो उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। बट अब जो यूज हो रहा है जिसके अंदर मेनली तो क्या हो कि ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और दूसरा क्या बन रहा है हमारा, दूसरा हो रहा है हमारा कि जब भी मैसेज एग्जीक्यूट होता है तो वो एक फ्रेम बनाता है, ठीक है, मल्टीपल फ्रेम्स बनेंगे, इसका फ्रेम बनेगा, तो ये स्टैक के अंदर होगा। तो स्टैक क्या होता है, एक तरह से होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो जब भी मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये अपनी मेमोरी बना देगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा तो ये मेमोरी बना देगा। पर जब मेरा ये एग्जीक्यूट होके फिनिश होगा तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय ये होगा। तो इसके अंदर मैंने मान लो कुछ भी वेरिएबल बनाए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। तो इनका जो स्कोप रहेगा वो लोकल रहेगा, राइट। किसी को पता नहीं चले ना, पूछ लेना कि क्या बोल रहे हो, लोकल स्कोप क्या है, ये क्या है, राइट। ओके। मैं कुछ और भी डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन कस्टम तो ये देखो, ये क्या है, प्रिमिटिव है, ये मैं इसको यहाँ पे मेमोरी मिलेगी। जब ये मेरा एग्जीक्यूट होके फिनिश करेगा तो ये इसका स्कोप लोकल है, हम बाहर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मेरे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, राइट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनेंगे। यस। और तो स्टैक का यही है कि स्टैक क्या रखता है, ये समझ आ गया मैं, ठीक है ना। अब हीप जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना, ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिस्ट्रॉय हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनता है, कौन से बनते हैं, जो भी न्यू से डिफाइन होते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। तो जैसे आपका ये न्यू के साथ अगर बना, मैं क्या बोलते गेट इंस्टेंस ऑफ या फिर क्या बोलते हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन से ऑब्जेक्ट बनाऊं, वो कहाँ स्टोर होंगे? सीरियलाइजेशन और उससे बनाओगे तो हाँ नहीं, वो मतलब भी, एक गेट इंस्टेंस ऑफ करके नीचे आता है ना, हाँ हाँ, वो भी इसी के अंदर जाएंगे। क्लोनिंग हो गई, एक आपकी सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन हो गया। जैसे 5 तरीके से आप जावा में ऑब्जेक्ट बना सकते हो टोटल। आप बना सकते हो न्यू के साथ, आप बना सकते हो कि सीरियलाइज किया तो सीरियलाइज के साथ, राइट। हाँ, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन पे बेसिकली एक, 2 अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ, एक गेट इंस्टेंस के साथ ठीक है, और और एक फिर आप रिफ्लेक्शन क्लोनिंग। हाँ। और क्लोनिंग के साथ, Bluetooth ठीक है, mode. राइट। हम्म। तो ये सारे के सारे बनेंगे तो उसी के अंदर ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो एलोकेट होती है वो इसी के अंदर होती Bluetooth है। mode. ठीक। अब ये इसके मुझे अंदर समझ में आया है। है, इसमें सब सारे रेफरेंस के स्टोर होंगे स्टैक के अंदर, उसके अंदर जो भी हम किसी भी तरीके से बनाए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें हीप में होंगे, हमारे राइट। राइट ये राइट राइट। लेकिन वो लिफो वाला बताना एक बार, लिफो मतलब डिस्ट्रॉय का जो क्रम होगा अब वो। देखो, आपका आपके फंक्शन की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है यहाँ से। यस। तो मेन इटसेल्फ इज अ, मतलब एक तरह से एक मेथड, ये भी फंक्शन ही है, राइट। यस।
तो ये क्या करेगा, एक थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। थ्रेड मीन कि एक स्टैक के अंदर ही अपना नया थ्रेड बनाएगा, राइट। यस अब ये थ्रेड बनाएगा तो ये अपना एक स्टैक के अंदर अपना एक फ्रेम बना देगा, ठीक है। अब ये जो फ्रेम, एक तरह से बोलो कि ये मेन फ्रेम है, तो इसके अंदर, इस थ्रेड के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं इसके लिए लोकल हो गई, राइट। ओके अब आपने क्या यस किया कि इसके अंदर एक और मेथड कॉल किया है, तो वो उसका मेमोरी में जाके, स्टैक मेमोरी के अंदर जाके एक और फ्रेम एग्जीक्यूट करेगा, बनाएगा, ओके राइट। इसको हम यस बोल सकते हैं एक तरह से थ्रेड, मेन थ्रेड। ये एक तरह से मेन थ्रेड है, ये सेकंड थ्रेड है, ठीक है। ओके तो ये सारी मेमोरी इसी के अंदर है। जब ये एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोकल स्कोप होगा ना इसका, ग्लोबल स्कोप नहीं है, राइट। यस तो ये स्टैक के अंदर है। बट जब भी आप न्यू नंबर या न्यू से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो इसकी मेमोरी जो होती है वो हीप में जाती है, ओके ठीक। इतना समझ आ गया सबको? यस ठीक है। अब हम चलते हैं हीप। अब हीप क्या है, और सारा ये रैम का पार्ट है। एक तरह से बोलो ना कि अब ये हीप जो है ये जेवीएम का पार्ट है। ओवरऑल ये जेवीएम का पार्ट है, यानी मैं ऐसे बोलूं, ये जेवीएम है, राइट। बट ये कैसे, और ओवरऑल ये किसका पार्ट है, ये रैम के अंदर सारा काम जो हो रहा है रैम के अंदर हो रहा है। एक सिस्टम की रैम है ना, उसके अंदर काम हो रहा है, राइट। रैम यस रैम का पता है ना, रैम और हार्ड डिस्क का पता है, रोम का पता है। रोम के अंदर क्या चीज होती है, रोम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रोम होता है कि आपकी जो भी रीड ओनली मेमोरी, आई मीन कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो रोम की इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपका कभी देखा होगा कि आपने लैपटॉप बंद कर दिया है, बंद करने के बाद ऑन करोगे तो टाइम आपका सेव रहेगा। वो किसका पार्ट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द रोम। रोम के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन और मेमोरी रहती है, राइट। तो कहीं आपका सिस्टम बंद होने के बाद भी कहीं तो कहीं ऑन रहता है रोम के अंदर। और रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम ही जब भी आपका आपका भी मैं चला रहा हूँ कुछ, तो सारा रैम के अंदर काम हो रहा है। जब मैं ब्राउजर ऑन किया है, सारा रैम का पार्ट है। तो जेवीएम इज आल्सो पार्ट ऑफ द रैम, क्योंकि जेवीएम आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बता रहा है। तो विद इन मेमोरी बोल सकते हो, राइट। तो जो ये हीप है, ये जेवीएम का पार्ट है, ये हीप, और ये रैम में काम होता है। अब हम इसको करते हैं डिवाइड। तो ये टोटल डिवाइड होता है दो में। एक तो होती है यंग जनरेशन और एक होता है ओल्ड जनरेशन। अब यंग जनरेशन में क्या होता है, जब भी आप न्यू कीवर्ड से कोई भी बनाते हो ना, न्यूली ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये यंग जनरेशन में जाता है। और यंग जनरेशन में भी क्या होता है, आपके तीन होते हैं चीजें। एक तो स्पेस होते हैं, एक होता है ईडन स्पेस, एक होता है S0 और एक होता है S1। ये S1 है, ये S0 है, ये ईडन है। तो जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट से जाओगे तो ये वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो है हीप के अंदर यहाँ पे जाते हैं, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर चले गए। अब क्या होता है कि इसके अंदर चले गए हैं तो इसको मेमोरी यहाँ पे मिल गई है। ओल्ड जनरेशन क्या होता है, अब मैं ये बताता हूँ। यंग जनरेशन का मतलब है कि जहाँ पे यंग ऑब्जेक्ट रहते हैं। ओल्ड जनरेशन में क्या होता है, ओल्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं। जिसका क्या मतलब है कि आपका प्रोग्राम चला, मैंने ये चलाया था। अब इसके बाद मैंने डेमो को क्या कर दिया, मैंने लिख दिया डेमो इक्वल टू नल। तो डेमो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो था, ये रेफरेंस जो वेरिएबल था मेरे तरह से स्टैक के अंदर, राइट। मैंने स्टैक समझाया था ना यहाँ पे, ये स्टैक है। यदि इसके अंदर डेमो पड़ा हुआ है और उसको, इसका रेफरेंस मैंने नल कर दिया। ये रेफरेंस बनाता है हीप के अंदर, राइट। तो हीप मेरा यहाँ पे पड़ा है, तो न्यू डेमो यहाँ पे था। अब जब मैंने क्या बोला कि इसको, ये नल हो गया, तो इसका रेफरेंस हट गया, इसका रेफरेंस हट गया। तो अब इसका जो रेफरेंस हट गया है तो ये क्या ऑर्फन ऑब्जेक्ट बन गया,
इसको मेमोरी से हटा देना चाहिए मुझे एक तरह से, राइट। तो इसको बोलते हैं अनरेफरेंस या अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ये मैन्युअली करना, मैन्युअली खुद आप करो कि मुझे इसको, इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज के लिए मतलब इसको मेमोरी से हटाना है, रिमूव करना है, तो जावा के अंदर वो हम खुद नहीं करते। जावा के अंदर वो काम करता है जेवीएम। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम के अंदर एक प्रोसेस होती है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है प्रोसेस, वो ऑटोमेटिकली चलती है। उसके अंदर पीरियोडिक टाइम मतलब 10 मिनट में चलेगी या 15 मिनट में चलेगी, दैट्स मतलब डिपेंड कि आपने कैसे कॉन्फ़िगर रखा है या ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट है। तो ये जब चलेगी ये क्या करेगी, ये अनरीचेबल ऑब्जेक्ट कि द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट रेफरेंस बाय एनी रेफरेंस वेरिएबल, राइट, उनको पिक करेगी और उनको अवेलेबल कर देगी गार्बेज कलेक्शन के लिए, राइट। हेलो, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ आया? यस। तो उनको अवेलेबल कर देगी गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो गार्बेज कलेक्शन के लिए जब इसको अवेलेबल कर देगी तो क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे बताए थे आपको दो स्पेसीज, राइट, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, हीप के अंदर, राइट। तो यंग जनरेशन में क्या है, पहला ईडन है जहाँ पे न्यूली जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे चला जाएगा। S0 में क्या होगा, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है माइनर जीसी। माइनर जीसी में क्या होता है कि जीसी का एक लाइट वेट प्रोसेस है। जैसे ही आप मान लो एक तरह से हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, तो कंपनी में सब लोगों के पास प्रोजेक्ट है, तो उन बंदों को गार्बेज कलेक्शन क्या है कि एक बंदा ऐसा कर रखा है कि वो देखेगा कि इस बंदे के पास काम नहीं है तो उसको मुझे हटाना है, एक तरह से बोला जाए। तो वो क्या करेगा कि वो पहले चेक करेगा कि किन किन बंदों के पास काम नहीं है, तो क्या करेगा, उन बंदों को मार्क करेगा कि पहले किस बंदे के पास काम है, राइट। तो मनीष के पास काम है, बाबू के पास काम है, प्रदीप के पास काम नहीं है, राइट। तो प्रदीप को उसने क्या करना है कि मनीष और बाबू को मार्क कर दिया कि इनके पास काम है, प्रदीप को छोड़ दिया, एंड एक एंड अभिषेक उन लोगों के पास भी काम है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनर जीसी बोलते हैं उसको, माइनर गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है जो ईडन में चलेगी और ईडन में चेक करेगी कि भाई साहब इन लोगों के पास काम नहीं है, इन लोगों के पास काम नहीं है, तो इसको अवेलेबल कर देगी। काम नहीं है मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को मानो रेफरेंस की, मतलब रेफरेंस नहीं है, स्टैक के अंदर रेफरेंस को नल कर दिया गया या नल हो गए वो। जैसे कि क्या है, अब इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रदीप समझ आ रहा है? हाँ। अब देखो ये कस्टम ऑब्जेक्ट है मेरा, ये इसका स्कोप क्या रहेगा, इसका स्कोप क्या रहेगा, लोकल रहेगा, राइट। जब ये चला, इसको मेमोरी असाइन की थी हीप में, ये हुआ था स्टैक के अंदर, पर जैसे ये चल के खत्म हुआ तो स्टैक के अंदर क्या होता है कि वो जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होती है स्टैक से बाहर आ जाता है, डिस्ट्रॉय करो इसको, राइट। जैसे ये स्टैक है तो इसके अंदर से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो ये मतलब ऐसे चलता है क्या बोलते हैं ऑन एग्जिट, और या फिर क्या बोलते हैं ऑन डिस्ट्रॉय ऑफ एग्जिट, क्या बोलते हैं स्टैक फ्रेम या मेथड कॉल फ्रेम, तो उसके बाद में अपने आप से जीसी अपने आप चल रहा है हर एक मेथड के स्टैक को खत्म होने से पहले। ये जीसी नहीं चलाता, जीसी स्टैक पे वर्क नहीं करता, बट इसकी जेबीएम के अंदर हैंडलिंग ऐसे कि जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट, आप खुद ही कर देगा, ये जीसी का पार्ट नहीं है। दिस स्टैक से अंदर से डेटा डिलीट करना, चीजों को डिलीट करना, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन ऑलवेज रन ऑन हीप, राइट। क्योंकि हीप के अंदर आप कभी भी देखो तो मेमोरी इस तरीके से नहीं होती, लिखो नहीं है, इसके अंदर जो पहले मेथड चला है वो सबसे लास्ट में आपका डिस्ट्रॉय होगा, राइट।
लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप प्लेट रखते हो, आपने घर में प्लेटें रखी 1 2 3, तो सबसे पहले ऊपर की प्लेट उठाओगे जो सबसे लास्ट में रखी गई थी, तो लास्ट इन को फर्स्ट आउट। तो जो मेथड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है वो सबसे पहले स्टैक के अंदर से डिस्ट्रॉय होगा, मतलब स्टैक के अंदर से उसका फ्रेम हटेगा, राइट। कभी आपने डीबग किया होगा तो वहां पे स्टैक देखा होगा कि फ्रेम फ्रेम वाइज आप डीबग करते हो। तो ये जब इसकी एग्जीक्यूशन बंद होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हीप में क्या होता है, हीप में मेमोरी कहीं पे यहाँ पे मिल रही है, कहीं पे मेमोरी यहाँ पे मिल रही है, कहीं को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो जैसे ही ये बना, ये तो स्टैक में गया बट ये गया हीप में। अब हीप में ये ऑब्जेक्ट चला गया बट इसकी एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म हुई तो देखा कि रेफरेंस तो हट गया क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑर्फन हो गया एक तरह से, राइट। ऑर्फन हो गया मतलब कि इसको रेफरेंस ही नहीं है किसी का, क्योंकि आप कभी भी यूज करोगे तो इसको यूज कर रहे हो ना। आगे देखो, यदि मैं इसको यूज कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, तो जब तक इसका रेफरेंस यूज होता रहेगा मतलब ये यूज हो रहा है। नहीं यूज हो रहा तो गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच destroy the unreferenced object and claim the memory so that your JVM performance is increased and your application work very well, right? तो ये यहाँ से ये कर दिया इसने, ये इसमें था मेमोरी में व्यवहार आ गया, राइट। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या बोलते हैं कि आपका जो है क्या बोलते हैं यंग जेन एरिया है बेसिकली, उसमें जीसी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्यों चलते हैं? यंग जेन में क्यों चलते हैं मोस्ट, क्योंकि वो इसलिए चलते हैं परफॉर्मेंस के लिए। जैसे क्या है, मैं क्यों बताता हूँ। अब ये आपका यंग जेन था जिसको मैंने बाई मार्क कर दिया, ये ओल्ड जेन था। ओल्ड जेन में क्या होता है कि जो जैसे आपने स्प्रिंग बोट चलाया, स्प्रिंग बोट में क्या होता है कि आपके डीबी का जो ऑब्जेक्ट बना रहता है ना, डीबी के साथ कनेक्शन एक बार ही बनता है, सिंगलटन होता है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए, राइट। तो उसको हम बना बोल कि भाई ये तो ये तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। इसमें क्या होता है, अब ये सारा काम किसको में मेमोरी के अंदर है। मैंने ईडन यंग जनरेशन में क्या है, मैंने 1000 ऑब्जेक्ट बनाए। अब वो सारे सब लोगों ने मेमोरी ली, उसने हर ऑब्जेक्ट ने अपना काम कर दिया, बट स्टिल दे आर लाइव, स्टिल दे आर लाइव। तो क्यों लाइव कर रहे हैं भाई, वो मेरा लाइव नहीं कर रहे ना। इसको ऐसे समझो कि कंपनी ने प्रोजेक्ट आया, उसने 1000 बंदा हायर कर लिया, 1000 बंदा हायर कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बट स्टिल दे आर इन कंपनी, उनके पास काम ही नहीं है। कंपनी तो उनको पे करती रहेगी ना। तो जब मेरे ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और मैं उनको गार्बेज कलेक्ट नहीं करूं, मैं उनकी हैंडलिंग करके उनको डिस्ट्रॉय नहीं करूं, तो मेरी मेमोरी लेते रहेंगे वो। तो जब उनका काम हो गया, तो काम होने के बाद वो खुद डिलीट होने चाहिए। इसलिए गार्बेज कलेक्शन जो है वो क्या करती है, गार्बेज करती है उनको, राइट। यस प्रदीप, हाँ, मतलब वो डिस्ट्रॉय करती है मेरा म्यूट हो गया था। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती रहेगी। अब क्या होता है कि ये ना, इसमें जीसी जो होता है ना, माइनर जीसी होता है, मतलब लाइट प्रोसेस होती है जो चेक करती रहती है कि, और इसमें जो मार्क एंड स्वीप एक एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि कौन से रेफरेंस्ड है, कि किनका यूज ऑब्जेक्ट का हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है, तो उनको मार्क कर देगी। जो यूज हो रहे हैं उनको मार्क करेगी, और जो यूज नहीं हो रहे हैं उनको स्वीप करती रहेगी, उनको स्वीप मतलब डिलीट करती रहेगी। तो अब यहाँ पे S0 है सर्वाइवल, S1 है सर्वाइवल। तो अब यहाँ से वो मूव कर जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 था और O2 था। O2 को मैंने O2 जो है वो इसका रेफरेंस नल कर दिया, या ये अवेलेबल नहीं रहा, अन रेफरेंस हो, तो इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी, बट इसको यहाँ पे भेज देगी, O1 को यहाँ भेज देगी S0 के अंदर, ठीक है। ये चीज कन्फिगरेबल है कि मुझे थ्रेशोल्ड रखनी है कि कितने गार्बेज कलेक्शन के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओल्ड जनरेशन के अंदर चला जाए। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 बार जीसी चले, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी एज बता देंगे। तो फर्स्ट टाइम उसकी एज 1 है मान लो, सेकंड टाइम उसकी 2 हो गई, थर्ड जीसी चलेगा तो 3 हो गई, वो 3 मैंने थ्रेशोल्ड मार्क कर रखा था। फोर्थ टाइम वो उसको, यदि वो इसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को
इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, प्रमोशन करते हैं। हम्म, तो so those object which after many garbage collection they are still survived be हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट टू द ओल्ड जनरेशन। नहीं प्रमोशन नहीं, क्या बोलते हैं जो आप बोल रहे हो ना कि क्या बोलते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 बार रह गया वो, ठीक है। इसकी तरह से मैंने तो एज ही पढ़ा था, एज ही एज की एज, कि उसकी एज, उसका मतलब ड्यूरेशन की एज कितनी है उसकी, राइट। अब मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि साइकिल्स बोलते हैं इन्हें बेसिकली। साइकिल बोल लो, एज बोल लो, मैंने एज पढ़ा था कि जैसे उसको एक काउंटर दिया जाता है कि 1 2 ना सिंगल साइकिल पास कर गया, डबल साइकिल पास कर गया, 3 साइकिल हाँ पास हाँ कर गया, 4 साइकिल हाँ, पास वो कर गया। एज बोल लो या वो इटरेशन का काउंट बोल दो, गार्बेज कलेक्शन पे डिपेंड करती है, वो गार्बेज कलेक्शन काउंटर करता है उसको, राइट। तो इस तरीके से वो ये वर्क करता है। अब जो हमारा मैंने बोला कि ओल्ड जनरेशन में तो मल्टीपल गार्बेज कलेक्शन जो प्रोसेस है हमारी चली, जो मैंने बताया कि मल्टीपल इसके बाद भी देखा, ठीक है, ओल्ड जनरेशन के लिए। तो एक थ्रेश होल्ड के बाद आप ये डिफाइन कर सकते हो खुद से भी, आपको करना है तो चलो ठीक है, ओल्ड जनरेशन में चला गया, ओल्ड जनरेशन में चला गया। तो यहाँ पे जो चलता है, यहाँ पे बोलते हैं मेजर जीसी। अब मेजर जीसी का मतलब है कि ये प्रोसेस जो होगी ये थोड़ी हैवी होगी। ये क्या कर सकती है कि एक टाइम पे आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है तो उसको स्टॉप कर सकती है, क्योंकि जेवीएम में ही सारी चीजें चलती हैं। तो जेवीएम जब मेजरली चलेगा, वो प्रॉपर चेक करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, नहीं है। तो इसको मेजर जीसी बोला जाता है इसलिए ओल्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब यहां तक कोई कोई इशू नहीं। अब ना, जब भी हम ये देखो, ये जो हमने बनाया है अब ना ऑब्जेक्ट के भी 3 टाइप हैं। एक तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, एक बोलते हैं वीक रेफरेंस, एक बोलते हैं सॉफ्ट रेफरेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम इन इंडस्ट्री हम क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, ठीक है। अब वीक रेफरेंस बनाने के लिए ना एक क्लास होती है, उसके लिए क्या आपने क्या बोला, आप बोलते हो कि वीक रेफरेंस में कि जब भी आपको गार्बेज कलेक्शन, माइनर गार्बेज कलेक्शन चलेगा, तो आप बोलोगे कि इसको डिलीट कर दे, ठीक है। आपको चाहिए होगा, आपका यूज केस होगा कि ये पर्सन मैंने 6 महीने के लिए याद कर रखा है, तो आपकी कि 6 महीने उसको फ्लैग दे रखा ना कि ये बंदा 6 महीने के लिए हायर कर रखा है। तो इस तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपने बोला कि ये 6 महीने के लिए बंदा हायर है, तो क्योंकि आपने आपने सिस्टम बना रखा है कि इस बंदे को जब भी आएगा तो इसमें हम फ्लैग लगा देंगे कि ये 6 महीने के बाद इसकी दोबारा असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि बंदा हमें या 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट पे जो हायर करते हैं उनको रखना है या नहीं रखना है, निकाल देना है। तो उसको हम वीक रेफरेंस की क्लास होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे नंबर इनपुट का, मैसी इंडस्ट्री में मतलब हम कभी काम करते टाइम कभी मैंने देखा नहीं है आज तक, बट इसको पता होना चाहिए कि कोई बोले वीक रेफरेंस क्या, तो इसको इस तरीके से बना लो और ऑब्जेक्ट और न्यू करके। तो जब भी माइनर जीसी आपका फर्स्ट टाइम चलेगा, तो इसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। इसका चलेगा कि 10-15 मिनट बाद चले, इसने अपना काम कर दिया, चल गया। आपको कोई यूज केस होगा ऐसे, मैं कंपनी के बेस पे दे रहा हूँ। और एक और ऑब्जेक्ट होता है सॉफ्ट रेफरेंस, जो वीक रेफरेंस की एक टाइप है, बट वो कब चलता है कि जब आपको नेसेसरी हो गया है कि भाई मुझे अब मेमोरी चाहिए और मुझे जो भी सॉफ्ट रेफरेंस सॉफ्ट मेरे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक क्लास के थ्रू ही बनते हैं कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जैसे वीक रेफरेंस है ऐसे बना दो। तो उनको जब नेसेसरली चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी मुझे चाहिए, या कि अब मेमोरी चाहिए मुझे, तो जो भी सॉफ्ट रेफरेंसेस है उन वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, इसलिए होता है। बट मैक्सिमम टाइम आप देखते हो कि हम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ही यूज करते हैं, हम वीक और सॉफ्ट यूज नहीं करते हैं, राइट। हम ऐसे ही करते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, राइट। तो यहाँ तक कोई इशू बाबू भाई? नहीं। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू? नहीं नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये चीजें यहाँ कहाँ जाएंगी, ये चीज कहाँ जाएगी, तो समझ आएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे पूछो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन।
अब मैं मान लूं इंट इंट बाबू इक्वल टू लिखूं बाबू लाल, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये स्टैक में ही जाएगा ये। नहीं, ये तो एरर ही मार जाएगा ना। क्या? नहीं, मेथड में लिखा है ना। नहीं नहीं, मारेगा इंट ना, क्यों टाइप का है मारेगा? लेकिन एज स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखा है। हैं? आपने इंट लिख रखा है लेकिन डबल कोट्स में डाल रखा है ना उसको। 1 2 3 नहीं दिया ना वहां पे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, रुको एक मिनट। अरे कोई नहीं, तुम कंपाइलर बन के चेक कर रहे हो। नहीं नहीं, सही है, सही कर रहे हो। पहले हम लोग भी पेज पे प्रोग्राम ऐसे बनाते थे कंपाइलर की तरह, कॉमा नहीं लगाए, गलत है तुम्हारा प्रोग्राम। एक मिनट। अच्छा, तो इसमें एक स्ट्रिंग क्वेश्चन है स्ट्रिंग कि वाला जैसे दूसरी जगह जाएगा मैं, क्या? मैं देख रहा था कि जो फाइनलाइज चलता था पहले, तो फाइनलाइज भी अब वो हो गया है ना, डिप्रिकेट करते हुए शायद अब तो हटा ही दिया जावा 17 के बाद। तो जो गार्बेज कलेक्टर जब चलेगा तो हम इसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? कैसे रिक्वेस्ट करें? कि अपने आप ही कर चलेगा जी सिर्फ? अब तो रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकते इसको, कैसे करेंगे इसको? आप है ना क्या बोलते हैं ना, उसकी जो ओल्ड जेन वाला एरिया है ना उसका साइज कम कर दो, थ्रेशोल्ड कम कर दो, तो मेजर चलता रहेगा, हम्म। एप्लीकेशन बैठ जाएगी फिर। लेकिन बस यही हो सकता है अपने साथ। इवन दो सिर्फ उसको ही कर सकते हैं आप, यंग जेन की भी साइज लिमिटेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच करेगी अपने आप गार्बेज कलेक्ट होएगा वो। इनडायरेक्टली कर सकते हैं उसे हैंडल मेरे हिसाब से। जो अपन देते नहीं है क्या बोलते हैं XMS करके, नीचे कुछ जीबी दे देते हैं उसको, MB वगैरह देते हैं साइज। अभी ये हम्म, सारी की सारी जो लिख रहा हूँ, अगर ये उसे सारी साइड ही अपन कम दे देंगे तो जेबी में जो भी थ्रेशोल्ड रख रखा होगा 1/3 या 1 ऐसे 1/4 करके, नहीं से 1/4 साइज फुल हो जाए तो मैं जीसी करना चालू कर दूंगा, वो उस बेसिस पर करने लग जाएगा फिर। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट जीसी होंगे तो फिर तो एप्लीकेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। अभिषेक, आप बताओ कि ये वाली चीज कहाँ स्टोर होगी, ये चीज कहाँ स्टोर होगी, और ये कहाँ इधर ओके, पर्सन मतलब वेरिएबल वाला पार्ट है ना इधर, हम्म तो वो होगा स्टैक में और ये होगा हीप में। न्यू न्यू पर्सन हीप में होगा। क्या बात है ठीक। अभिषेक। और ये अभिषेक ने ये आंसर हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर दिया है। क्या सोचते हो कुलदीप? अच्छा जी, ये बोलो, ये वाला। ये वाला भी उसमें स्टैक में होगा। अच्छा, और ये स्टैक में ही होगा। अच्छा ठीक है। अब मैं मेमोरी के हिसाब से बोलूं तो स्टैक के अंदर कितने फ्रेम होंगे? स्टैक के अंदर फ्रेम आई थिंक 3 बताए हैं आपने। एक नहीं नहीं, हीप। अब ढंग से सोचो कि स्टैक कैसे वर्क करेगा। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम हाँ, पहले चलता कहाँ से है? यहाँ से। पहले मेन मेथड से चलता है। तो मेन मेथड का एक फ्रेम बन जाएगा। हाँ, तो मेन मेथड ने एक फ्रेम बनाया, इसको स्टैक में डाला और इसको उसमें हीप में डाल दिया। हीप में डाला। अब मैं जब तक इसको कॉल नहीं कर रहा हूं ना, तब तक ये यूज ही नहीं हो रहा, राइट? यस। अब देखो, मैंने इसको कॉल किया तो इसका भी एक फ्रेम बन गया स्टैक के अंदर, राइट? तो इस प्रोग्राम यस। के अंदर दो स्टैक बनेंगे, दो फ्रेम बनेंगे स्टैक के अंदर, राइट? हाँ। तो जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो, मतलब ये फर्स्ट है, ये रजिस्टर हो गया। जैसे ही इसकी हाँ। एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टैक से डिलीट हो जाएगा। और फिर ये मेथड की एग्जीक्यूशन खत्म होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सो, ठीक है, तो इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। बट अब आप ये देखो,
ये एक जाएगा हीप के अंदर, ये जाएगा हीप के अंदर, राइट, हाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहे थे। बट हाँ जैसे इनके रेफरेंस हट गए तो नेक्स्ट माइनर, जब जब माइनर जीसी दोबारा चलेगा तो वो चेक करेगा कि भाई इनके रेफरेंस तो है ही नहीं, अनरीचेबल हो रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनकी यूज है ही नहीं कहीं पे आगे प्रोग्राम के अंदर, हाँ। तो अवेलेबल टू गार्बेज कलेक्शन, इनकी मेमोरी क्लेम कर दो, राइट। एक मिनट, पहले ये फ्रेम यहाँ पर दो बनना है, ये मेन वाला ये पार्ट है, इसके अंदर एक ये मेन फ्रेम बनना है, इसमें जो कॉल कर रहे हैं ऊपर दूसरा फ्रेम बनना है, ये आपने बताया है। तो अब मैं इसमें से कौन सा पहले डिस्ट्रॉय होगा, क्यों होगा? इसमें देखो लिफो चलता है, स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक होता है कि एक के ऊपर एक आप प्लेट रखते हो, तो जो सबसे पहले प्लेट हाँ रखी गई है वो सबसे लास्ट में उठाई जाएगी, हाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्टैक का मतलब है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो सबसे लास्ट में रखी जाएगी। तो जब मैं उसको निकालूंगा, एक कमरा है उसके अंदर आपने प्लेटें रख दी, 1 2 3 4 5, जो पांचवी प्लेट रखी है सबसे पहले वही उठाई जाएगी ना, यस यस। तो उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ ये नीचे वाला जो फ्रेम है वो ये फर्स्ट हमने पहले ये पुट किया, फिर उसके बाद ये हम दूसरा ऊपर वाला कर रहे हैं, तो ये पहले लास्ट इन, ये फर्स्ट इन होगा, और ये वो उसके बाद सेकंड ये हो गया, तो ऊपर वाला पहले डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि, ये वाला पहले डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि ये लास्ट में हाँ, हम डाल रहे हैं, तो लास्ट वाला पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ये वाले तो चीजें डिलीट हो गई, ये वाली चीज भी डिलीट हो गई, ये वाली चीज डिलीट हो गई, बची क्या ये, क्योंकि इसकी हीप में मेमोरी बन गई है, राइट। हाँ इसको क्या प्रोसेस हैंडल कर रही है, गार्बेज कलेक्शन। तो नेक्स्ट हाँ जो गार्बेज कलेक्शन का चलेगा, जो माइनर जीसी के अंदर चलेगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये डिलीट हो गया या नहीं, राइट। बट मान यस। लो इसके बाद भी आप इसको यूज करे जा रहे थे, या इसको यूज करे जा रहे थे, ऐप को यूज कर रहे जा रहे थे, ऐप समथिंग हाँ कुछ करे जा रहे थे, ठीक है। यस। तो आपका माइनर, इसके बाद आपका माइनर जीसी चला, उसने चला माइनर जीसी बन, उसने देखा नहीं भाई ये तो यूज हो रहा है, नहीं, हाँ तो ये स्टिल सरवाइव करेगा। फिर चला दूसरा हाँ सेकंड राउंड में चला माइनर जीसी 2, अच्छा ये फिर भी ऐप वाला प्रोजेक्ट हो रहा है, ये तो डिलीट हो गया बट ये फिर भी चल रहा है ऐप वाला, ठीक है भाई ये यूज हो रहा है। अब आपने एक हाँ थ्रेशोल्ड मेंटेन करेगी कि फोर्थ साइकिल के अंदर मेरा भाई ये यूज हो रहा है तो मैं ओल्ड जनरेशन में भेज दूं। अब ओल्ड जनरेशन में क्यों भेजना है कि देखो कि जो आपकी मेमोरी है ना, यंग मेमोरी क्या होती है, क्योंकि जो हीप है ना वो आपकी ऐसे नहीं है कि एक कमरे के बाद दूसरा कमरा मिलना है, वो रैंडमली इस तरीके से वर्क करती है कि इस तरीके से होती है मेमोरी वो, ठीक है। मान लो एक को यहाँ कमरा मिल गया, एक को यहाँ कमरा मिल गया, राइट, एक को यहाँ कमरा यस। मिल गया। बट मेमोरी में कभी भी देखो तो मेमोरी यदि हार्डवेयर के अंदर ऐसे चलती है कि एक दो सेगमेंट होती हैं, राइट। हाँ तो जैसे ये इसको गार्बेज, कुछ कॉन्टिजियस कुछ करके बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, कंटिन्यूस मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी बोल दो एक तरह से कि नॉन कंटिन्यूस, नॉन लीनियर या नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका गार्बेज कलेक्शन होता है, ये गार्बेज कलेक्शन के लिए हो जाता है, तो बाकी के बाद क्या करता है ये हीप के अंदर मार्क एंड स्वीप, मतलब जब भी ये मूव करेगा तो कॉम्पैक्ट भी करेगा। तो मतलब ये क्या करता है, बर्न टू मेमोरी के अंदर उसको एक तरह से फ्रेगमेंटेशन से बचाता है, मतलब उससे हमारी स्पीड अप बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनली आपको, आप ऐसे देखो कि बंदों को कमरे असाइन करने हैं, पहले आए जैसे जैसे ले लिया, कुछ बंदे चले गए, बट आपने उसके बाद नोट तो करना है ना कि भाई मेरे 10 कमरे में सिर्फ पहले 2 कमरे मतलब उनमें बंदे हैं, बाकी 8 में नहीं है, राइट। तो फास्ट रहेगा। तो इस तरीके से इसमें मार्क एंड स्वीप तो करता है गार्बेज कलेक्शन, पर जब भी प्रमोट करता है ओल्ड जनरेशन को तो मेमोरी को कॉम्पैक्ट कर देता है, राइट। तो कॉम्पैक्ट का लॉजिक ये होता है, राइट, ठीक है। ठीक है। अब मेजर जीसी के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन क्या प्रोसेस है, जो मेजर है उसके अंदर है क्या है कि वो क्या करती है, अनरीचेबल, मतलब जिनके रेफरेंस नहीं है उनको अवेलेबल टू गार्बेज कलेक्शन टू क्लेम द मेमोरी एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द और जेबीएम योर एप्लीकेशंस, राइट। जेबीएम में जितना फ्री स्पेस होगा आपकी में, आपका वो सही चलेगा, राइट। और पहले मैं इसके अंदर एक जो पूछ रहा हूँ, आपने जो माइनर जीसी पढ़ाया है वो एक बार मतलब चेक करेगा या मतलब ये यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर दूसरी बार चेक करेगा, फिर एक थ्रेशोल्ड के बाद
ये ओल्ड जनरेशन में भेज देगा, ये करेक्ट है ना? थ्रेशोल्ड यदि आपने रखा 10 थ्रेशोल्ड के बाद चले तो 10 बार गार्बेज कलेक्शन माइनर जीसी चलेगा, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट करेगा उसको ओल्ड जनरेशन के अंदर। ओके, मतलब ये थ्रेशोल्ड हम डिसाइड करेंगे या फिर ऑटोमेटिक जेवीएम के द्वारा होता है? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट उसका होता होगा 3 4 5, पर हम भी कर सकते हैं उसको। ओके, कैन बी कॉन्फ़िगर माइनर जीसी थ्रेशोल्ड yes we can not with one single direct parameter. Instead of JVM lets you control the size of the zero of the iteration which directly controlled when either time will DC happen when the Eden space becomes full. So by tuning Eden survivor space you directly control the DC। ठीक है, यस, ओके, देख रहे हो ये? हाँ, तो कुछ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, सर्वाइविंग रेशियो क्या है, ये क्या है, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब गार्बेज कलेक्शन के अंदर हमारे जो होते हैं कुछ एल्गोज हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका जेवीएम कैसे गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को कैसे चलाएगा। एक है सिंगल थ्रेड, सिंगल गार्बेज कलेक्शन। एक होता है आपका पैरेलल, जो जावा 8 में बाय डिफॉल्ट था, बट आफ्टर जावा 9 आई थिंक देयर इज डिफरेंट गार्बेज कलेक्शन जो है वो क्या करता है। गार्बेज फर्स्ट कलेक्शन मैंने वो पढ़ा नहीं अभी, बट वो यूज होता है। तो 4 5 आपके गार्बेज के एल्गो होंगे ना कि कैसे वर्क करेगा। एक सिंगल थ्रेड है कि सिंगल थ्रेड चलेगी आपकी प्रोसेस की और वो चेक करेगी, राइट। एक है कि पैरेलल में चलेगी, एक है कि आपके जो आपका हीप का एरिया है उसको डिवाइड कर देगी रीजन्स में। वो मुझे पढ़ना है अभी ढंग से, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, बट यहाँ तक मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है। ये एल्गोरिदम बोलेंगे या फिर गार्बेज कलेक्टर के मतलब ये नहीं टाइप्स हैं ये बहुत एल्गोरिदम, मतलब? ये एल्गोरिदम है। गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस, पर गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को आप बोल सकते हो ना कि आपको चलानी कैसे है, राइट। आपको चलाने का ओके, वो कैसे चलेगी। आपको चाहिए कि एक ही ओके, थ्रेड चेक करता है भाई, एक ही बंदा रखा हुआ है। आपने रखे 2 बंदे, कैसे वर्क करेगा। आपने बोला कि नहीं, जो मेरे कमरे हैं उसको मैंने डिवाइड कर दिया कि यहाँ तक के कमरे इसको चेक करूंगा, यहाँ तक के कमरों को चेक करूंगा, फिर चेक करूंगा, ठीक। तो वो यस, यस, स्ट्रेटजी है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को हम बताएंगे कि आपको कैसे कैसे चेक करना है, राइट। यस, उस और वो एल्गो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि आपको कैसे करना है। हाँ, तो वो आपका सिंगल थ्रेड होता है, पैरेलल होता है, करंट एंड मार्क स्वीप होता है, कंकरेंटली चले। क्योंकि सिंगल थ्रेड में क्या होगा, एक थ्रेड चेक कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि एप्लीकेशन को चलते चलते स्टॉप कर सकता है कि वो चेक कर रहा है और उस चेक करते टाइम वो डिलीट भी कर रहा है चीजों को। पैरेलली हो सकता है कि वो पैरेलली एप्लीकेशन को ज्यादा फास्टली कर ले, तो आपकी एप्लीकेशन को वो स्टॉप ना करे, राइट। तो ये वाली चीजें यस, मेरे को पढ़नी है अभी, राइट। तो यहाँ पे आप खुद भी जाओगे गार्बेज कलेक्शन एल्गो। प्रदीप कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ, एक ठीक चीज है। और कार्तिक मामा से, आप वही वाला कोड खोलना, क्या बोलते हैं जो आपने वो खोला था ना, इंटेलिजे वाला। हम्म, आप है ना क्लास लेवल पे एक स्टैटिक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना दो। क्लास लेवल पे सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना दो। हाँ, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन लिख दो बस। कैट इंस्टेंस का पूछ रहे हो क्या? कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट? मुझे थोड़ा यह गाइड करना, मैं भूल गया हूँ सिंगलटन का। हम गेट कंस्ट्रक्टर करेंगे। डिवाइड होगा आपका, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट प्राइवेट, और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्या बोलते हैं क्लास नेम। हम्म, ठीक है, ये आपका बन गया, क्योंकि बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा तो सिंगलटन, ठीक है। अब स्टैटिक मेथड बनाओगे, उससे रिटर्न करोगे आप क्या बोलते हैं सेम ऐप टाइप का ऑब्जेक्ट, ऐप ऐप, ठीक है। गेट ऑब्जेक्ट करके नीचे कर दो इसे।
इसमें क्या बोलते हैं, रिटर्न या नहीं, पहले क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो आप स्टैटिक का, ऊपर क्या बोलते हैं, पब्लिक नहीं प्राइवेट, क्योंकि आप मेथड से रिटर्न कर रहे हो ना इसे। एक मिनट यार, मैं सी करवा लेता हूँ। हाँ, अब मामा से यही पूछता हूँ मैं। अब मामा बताओ, इसमें क्या बोलते हैं, यही पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसमें जो माई इंस्टेंस करके नीचे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, प्राइवेट स्टैटिक माई सिंगलटन इंस्टेंस करके नीचे, हाँ, क्या ये कभी जीसी के लिए एलिजिबल होएगा? ये अब ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट जब भी एक ही ऑब्जेक्ट देगा, और अगर लेकिन इसमें मतलब हमारे अनुसार तो ये है कि इसमें क्रिएट करता रहता है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ से इफ नॉट इक्वल टू नल लिखा है, जैसे इंस्टेंस इक्वल टू नल, तो ये क्रिएट कर देता है। तो आई थिंक ये रेफरेंस होना ही चाहिए। तो इसके लिए रेफरेंस रहेगा ही, तो ये कभी भी गार्बेज कलेक्टर में नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इसके पहले नहीं, प्रोसेस रीजन सही बताओ। दो, रीजन सही दो, रीजन सही। देखो, यहाँ से आपका फंक्शन चला, हाँ, अब यहाँ से बताओ प्रोसेस को कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे इसने कॉल किया इस मेथड को, राइट। हाँ, अब इंस्टांस आपको यहाँ पे नल मिला, तो हाँ, अब अच्छा ये इंस्टांस है, ये इंस्टांस जो है, ये कहाँ पे बना, स्टैटिक वाला ये कहाँ पे बन है। जस्ट किस है ये मतलब सेकंड वो बोल रहे थे आप जो। नहीं, ये बनेगा कल मेथड, वाला, हाँ, कल वैसे वाला तो कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है ना इसमें? ये मेथड एरिया में बनेगा ना, जैसे मेटा स्पेस में जाके जहाँ पे होता है मेथड एरिया में बनेगा, राइट। हाँ, हाँ, क्लास। ओके, ओके। अब हाँ, ये इंस्टांस वहां पे बन गया। अब न्यू हाँ, सिंगलटन बनेगा आपका हीप के अंदर, राइट। यस, अब ये जो बन गया मेथड एरिया में, तो मेथड एरिया के जो भी डेटा है वो थ्रू आउट आपका रहेगा रहेगा जब तक आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी, राइट। ओके, ओके। क्योंकि स्टैक में क्या होता है कि स्टैक मैंने बोला कि एग्जीक्यूट हुआ, मेन एग्जीक्यूट हुआ, बट जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो मेथड एरिया का है, तो जब तक ये हाँ, जिंदा है तब तक इसका रेफरेंस भी बना हुआ है, राइट। हाँ, तो अब ये रेफरेंस आपका हीप में, अब मुझे अब ये बताओ कि ये क्यों नहीं होगा, मतलब डिलीट क्यों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस इसका मतलब ये रीचेबल नहीं, एक्सेप्ट लोग तो पता नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका जो सीक्वेंस है लूप के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि ये कभी नल नहीं होगा। अगर नल होता है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो हमें ये तक यहाँ तक समझ में आ रहा है। आपने बोला वो मेथड एरिया में है, तो मेथड एरिया के अनुसार तो ये है कि जब तक ये प्रोग्राम मतलब जो भी हम जो से रन कर रहे हैं, तो उसके बेस पर नहीं आ रहा है मेथड में एक्सेप्ट। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता? अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, हाँ, क्या? मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि मेथड एरिया मेरा क्यों नहीं खत्म हो रहा, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने सिर्फ एक ही बार यूज करा है, मैंने बना लिया, मैंने गलती से क्या बोलते हैं सिंगलटन इंप्लीमेंट कर दिया था, मेरे को करना नहीं चाहिए था, हाँ, ठीक है। तो जब मैंने वो बना दिया, ठीक है, गलती से, तो इसे तो हो जाना चाहिए था ना, लेकिन मेरी गलती की वजह से वो हो नहीं रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा? मेथड नहीं आ रहा है ऐसा कुछ मेथड एरिया में। आई थिंक वो एग्जीक्यूट तब तक रहेगा जब तक कि हम एग्जीक्यूशन करेंगे, तब तक ये कंप्लीट मेथड एरिया तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे।
रिकॉल नहीं हो रहा वो मेथड एरिया वाला जो है। कल कल जब अपन पढ़ रहे थे ना कि स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी है ना किस टाइम पे मिलती है आपकी। हाँ वो डिफॉल्ट मिलती है इसमें। सबसे पहले मेरा क्या काम होता है, जैसे ही डॉट क्लास आई, ठीक है, मैंने कहीं पे उसे कॉल करा, उसके किसी भी मेथड को कॉल करा, वेरिएबल को कॉल करा, स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करा, उस टाइम पे वो क्लास लोड होना स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। हाँ हाँ सही कहा। लोड हुई, ठीक है, तो उसका मेटा डेटा कहाँ पड़ा हुआ होगा, पूरा का पूरा मेथड एरिया मेथड में डेटा पड़ा वो हुआ। सब मेथड एरिया में। आपके क्या बोलते हैं, जैसे क्लास लोडिंग के बाद में आपका क्या फेज होता है, लिंकिंग होता है। लिंकिंग में आपके हाँ कितने फेजेस रहते हैं, बेसिकली 3 फेजेस रहते हैं। हाँ उसमें वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन प्रिपरेशन और रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन क्या होता है, वो व्हाइट कोड की फॉर्मेटिंग को वाइट वेरीफाई कोड वो रहता है, वो चेक करता है कि करता है कि प्रॉपर सही स्ट्रक्चर्ड है कंपाइलर कि नहीं। द्वारा क्या बोलते हैं जनरेटेड व्हाइट कोड है कि नहीं, जैसे वो चेक करा। उसके बाद में क्या आता है, प्रिपरेशन आता है। प्रिपरेशन में उसने क्या चेक करा, प्रिपरेशन में वो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यूज देता है उसको। डिफॉल्ट यहाँ पे नल पड़ी हुई, उसने नल असाइन कर दिया उसको, हाँ हाँ ठीक है, स्टार्टिंग है ना बेसिकली, हाँ ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बाद में जब आपकी ये मेथड एग्जीक्यूट हुई तब उसने वो वेरिएबल डाल दिया, लेकिन वो रह तो मेरा कहाँ गया, क्लास लोडिंग टाइम पे हो गया। क्लास मेरी अनलोड कब होती है, या तो मैं जेबीएम को किल मार दूं, ठीक है, या पूरे हाँ। प्रोग्राम को ही बंद कर दूं चलना, तब जाके क्लास क्या बोलते हैं मेरा मेथड एरिया डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब वो कभी भी जिंदगी में गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएगा। ओके, या तो किल करना पड़ेगा या फिर हमें प्रोग्राम भी शट डाउन करना पड़ेगा तब जाकर के होगा, हाँ, ये किल कहना करने चाहिए। का मतलब वही है ना। हाँ ओके ओके राइट। तो मतलब क्रोनोलॉजी समझो ना, स्टार्टिंग से कैसे थ्रेड जोड़ने हैं लास्ट तक जाके। हाँ राइट राइट समझ में आ गया। मेथड एरिया में मतलब वो आ, जो क्या है, वेरिफिकेशन प्रिपरेशन एंड रिजोल्यूशन। वेरिफिकेशन में ये वाइट कोड क्या है, वाइट कोड जनरेटर के द्वारा वो रिजोल्यूशन सब में क्या होता स्ट्रक्चर प्रॉपर है, है कि नहीं। रेजोल्यूशन में पूछूंगा, अगर 7 मिनट ही बचे हैं, रेजोल्यूशन में पूछूंगा, अगर रेजोल्यूशन में क्या होता है। तो वो बाद लास्ट में जाकर मेथड एरिया से जो रेफरेंस नहीं, ये तो आज की स्टेटमेंट पूछ रहा है, कल की स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ कि रेजोल्यूशन होता क्या है। रिजोल्यूशन। सिंबॉलिक रेफरेंसेस को एक्चुअल रेफरेंसेस से रिजोल्व करता है ना वो हाँ उसमें। वही वही एक्चुअली, लेकिन वो मेथड एरिया के द्वारा करता है, ऐसा कुछ है ना उसमें। राइट। इसमें देखो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब आप गए हॉस्टल के अंदर, मैंने ऑन पेपर लिख दिया कि आपको 3 नंबर रूम मिलेगा, दैट इज अ सिंबॉलिक रेफरेंस। और जब मैंने आपको कमरा दे दिया, फिजिकल मेमोरी दे दी, दैट्स अ एक्चुअल रेफरेंस, राइट। तो यस यस रिजोल्यूशन वो काम होता है, ओके रिजोल्यूशन ओके वो काम राइट। सही प्रदीप। हम्म। हाँ, तो वो काम करता है कि आपको एक्चुअल मेमोरी दे देगी आपको, क्योंकि एक्चुअल मेमोरी रैम के अंदर ही मिलेगी, फिजिकल के अंदर ही मिलेगी, राइट। और वो मिलेगी कब, जब वो बन जाएगी, मतलब बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, ये स्टैक्स है ना, ये चल जाएंगे तब ना। स्टैक्स। अच्छा प्रदीप, जेबीएम जब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ तब स्टार्ट होता है, क्योंकि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जावा हाँ। वर्चुअल मशीन जो प्रोग्राम रन कर रहा है, देखो हीप तभी बन रहा है और हम्म। उसी के अंदर वो डिलीट भी कर दे रहा है, राइट। मतलब अब मान वापस लो, से। और वापस से जेबीएम को भी बंद कर रहा होगा, तभी तो हीप का सारा सारा डेटा, मान लो मैंने अभी प्रोग्राम अपने सिस्टम के अंदर चलाया, तो एक बार चलाया, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद बंद हो गया, तो हम्म। मेरा जो ऑब्जेक्ट हीप के अंदर बना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपका अगर जावा की अनटिल अनलेस आपकी क्या बोलते कोई दूसरी एप्लीकेशन लाइव नहीं है तब तक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो रेफरेंस नहीं है तो हीप भी बंद हो गया ना एक तरह से। नहीं, मैंने स्टेटमेंट ये दी ना कि आपके सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम मशीन में जावा का कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। तो अच्छा, तो जब मैं इसको सिंगलटन बना रहा हूँ, हम्म। तो सिंगलटन बना रहा हूँ, तो जब मेरा प्रोग्राम कब बंद हो जाता है, तो प्रोग्राम बंद होने पे देखो ये मेरी सिंगल मशीन पे एक ही जावा है, एक ही जेवीएम ये है, एक ही जेएम है, मेरी, करेक्ट। देखो मेरी स्क्रीन शेयर है। आ, ये थोड़ा हाइपोथेटिकली बात कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि देखो मैंने ये चलाया, मैंने माइस ये चलाया, न्यू थ्रेड के अंदर क्रिएट कर दिया, मेन फिनिश हो गया, न्यू थ्रेड इज स्टिल अलाइव, जेवीएम कीप्स सिंगलटन स्टे इन मेमोरी, व्हाट हैपेंस, एग्जांपल
where JVM shut down, यदि मैंने इसको main no extra thread JVM exits simply after the main singleton remove, if only one program finish and JVM also exit singleton remove, right? हाँ, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, सपोज आप मेरी बात समझो इस चीज को, ठीक है, मेरे पास एक ही घर है, ठीक है, अब जब तक क्या बोलते हैं, अब कोई दूसरा बंदा भी उसमें रह रहा है, करेक्ट, बंदा मतलब प्रोग्राम्स हो गए मेरे 4 प्रोग्राम अलग अलग, ठीक है, एक बंदा कंटिन्यूअसली रह ही जा रहा है, लेकिन मैंने दूसरे बंदे को निकाल दिया घर से, तो क्या मेरा जेवीएम डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं। हीप डिस्ट्रॉय हुआ क्या इस केस में? नहीं ना। अच्छा, मैं समझ गया कि इसका स्टिल इट्स अ सिंगलटन, बट जब इसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होती है, रेफरेंस स्टैक क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, राइट? ये टेम्परेरी मेमोरी में जाएगा ना रेफरेंस, तो स्टैक जैसे इसकी एग्जीक्यूशन खत्म होती है या जो भी होती है, तो इसकी एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद रेफरेंस हट गया, तो नेक्स्ट जो जेवीएम चलाएगा उसमें वो उसको डिलीट कर देगा, राइट? हाँ, देखो हमने ना जो अपन सिंगलटन पढ़ रहे थे ना गेट इंस्टेंस करके नीचे, ठीक है, तो हमने ना उसका क्या बोलते हैं यहाँ रेफरेंस, यहाँ तो हम यूज कर रहे हैं उसे, ठीक है, कि क्या बोलते हैं इस क्लास से सिंगलटन ऑब्जेक्ट मंगा दो मेरा, जो आप ये लाइन नंबर जो हाईलाइट करे हुए system.out.println के ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब ये है ऊपर वाली लाइन, एस आउट के ऊपर वाली लाइन, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं करंट स्टैक फ्रेम में इसको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट स्टिल मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा रेफर हो रहा है, जो मेरा एक पड़ा हुआ है हीप में वो, ठीक है, अब स्टिल वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं माई सिंगलटन जो क्लास है उसके अंदर एक आपने क्या बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, और उसमें क्या बोलते हैं एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डाल रखा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डाल रखा है। ये तो लाइफ साइकिल अलग होगी नहीं, यहाँ तो मैं यूसेज देख रहा हूँ। सबको समझ आया अभी ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं? बाबू भाई कौन, मुझे समझाओ, मुझे पता लगा क्या चल रहा है। देखो क्या है कि हाँ मैं बताता हूँ ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो एक तो जेवीएम है, एक अपना प्रोग्राम है। जेवीएम इज अ डिफरेंट प्रोसेस, जो आपके सिस्टम पे, अभी मेरे सिस्टम पे जावा है, जेवीएम चल रहा होगा, राइट? राइट। अब मैंने क्या किया कि ये प्रोग्राम चलाया, बट ये मेरा प्रोग्राम मैंने बोला कि सिंगलटन है, तो इसने जब ऑब्जेक्ट जेवीएम के अंदर बना दिया, तो उसका इसका मतलब ये नहीं कि अब मैंने चला दिया और मैं दूसरी क्लास बनाऊं और मैं बोलूं कि मुझे माई सिंगलटन क्लास का इंस्टेंस दो तो वो मुझे लाइव मिलेगा, पहले से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये करंट थ्रेड मतलब करंट स्टैक करंट, ऐसे बोल दो कि आप एक सेमेस्टर में जाते हो तो आपको बोला गया कि आपका वार्डन एक हॉस्टल का, तो आपने जैसे ही कॉल करनी है 101 पे, वो वार्डन अवेलेबल होगा, पर वो कब तक अवेलेबल होगा? जब आप उस हॉस्टल में हो, उस सेमेस्टर के अंदर हो। नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका चलेगा, आई मीन इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगी, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हीप से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अभी मेरे जो जेवीएम मेरी मशीन पे चल रहा है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम चल ही नहीं रहा जावा का, समझ रहे हो? नहीं मैं वापस से बुला रहा हूं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं आपने सिंगलटन क्लास बनाई थी, करेक्ट? सिंगलटन क्लास किसके वजह से एग्जीक्यूट, नीचे वापस से नीचे ही आता है अपन, ठीक है, जो आपको दूसरा वाला, हाँ, सिंगलटन क्लास को एग्जीक्यूशन का चांस या लोडिंग का चांस किस वजह से मिला? माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस के वजह से। ये जो लाइन लिखी हुई है ना मेरी, माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस के वजह से, करेक्ट? स्टैक फ्रेम में ही था, स्टैक फ्रेम में क्या बोलते हैं रेफरेंस के लिए आपका कौन सा ऑब्जेक्ट आया? माई सिंगलटन एस बना, करेक्ट? लेकिन जैसे ही आपने माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस कॉल करा, मेरी दूसरी सिंगलटन वाली माई सिंगलटन क्लास लोड हो गई, उसके अंदर आपको प्राइवेट फाइनल करके स्टैटिक जो मिला वेरिएबल, ठीक है, उस वेरिएबल में पहले नल पड़ा हुआ था, आपने मेथड्स में चेक करा कि इफ अगर नल है तो मैं नया ऑब्जेक्ट बना के नीचे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को दे दूंगा। मेरा वो वेरिएबल था कैसा? स्टैटिक था कि नहीं था? स्टैटिक था ना, स्टैटिक था मतलब वो मेथड एरिया में गया, मेथड एरिया में गया मतलब परमानेंट मेमोरी लेके चला गया वो। अब ऐसे प्रोग्राम जो आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ऐसे मैं 85 प्रोग्राम चला दूं, स्टिल वो मेरा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है ना अनरेफरेंस्ड नहीं रहेगा या फिर ऑर्फन नहीं होएगा, क्योंकि